मैं जल्दी जल्दी ट्रक पर सामान लोड करवा रहा था। फलों से भरे इस ट्रक को मैंने कराची लेकर जाना था। ये खैबर पख्तूनख्वा का एक खूबसूरत इलाका था जहाँ पर फलों की बहुतायत थी। पूरा ट्रक लोड हो गया तो मैंने अपनी मंजिल मकसूद की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। अभी आधा रास्ता ही तय किया था जब जंगल से गुजरते हुए सीधी सड़क पर मैंने एक लड़की को सड़क के किनारे खड़े हुए देखा। वो हाथ के इशारे से मुझे रुकने का कह रही थी। मैं हैरान रह गया क्योंकि आसपास तो कोई आबादी भी नहीं थी। फिर उस लड़की की मौजूदगी हैरान कुन थी। ना चाहते हुए भी मैं अपनी गाड़ी रोकने पर मजबूर हो गया था। मैंने देखा वो लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। खूबसूरत लिबास पहने किसी हसीन परी की तरह दिख रही थी। लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखरे थे। अगर मेरी जगह कोई ख़राब नीयत वाला इंसान होता तो उसके साथ कुछ गलत भी कर सकता था। तभी मैं कहने लगा, कौन है आप और आधी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? तो वो रोते हुए कहने लगी, मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गई। शहर के उस तरफ घूमने फिरने अपने ख़ानदान के साथ उस होटल में रुकी हुई थी, लेकिन रास्ता भूल गई हूँ। इसी तरह भटकती हुई यहाँ आ गई। पूरे 3 दिन से यहाँ ख्वार हो रही हूँ। वो बुरी तरह परेशान लग रही थी। शदीद भूख प्यास में मुब्तला उसका चेहरा जर्द हो गया था। फिर वो हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? 3 दिन से मैं भूखी इस जंगल में फिर रही थी। शुक्र है कि किसी इंसान का चेहरा तो नज़र आया। मैं जो अपने साथ खाना लेकर आया था वो मैं थोड़ी देर पहले ही खा चुका था। फिर मुझे याद आया कि ट्रक पीछे फलों से भरा हुआ है। अगर इसे चंद फल दे दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी किसी भूखे को खाना खिलाना तो सवाब का काम है। यही सोचकर मैंने उसे वो रसदार फल खिला दिए। वो ऐसे खा रही थी जैसे उसने सदियों से खाना ना खाया हो। बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। फिर मैंने उसे कहा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। बड़े आराम से वो ट्रक में मेरे बराबर वाली सीट पर बैठ गई थी। फिर रास्ते में कहने लगी, 1 हफ्ता पहले मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने फिरने आई थी, लेकिन अचानक ही जंगल की तरफ निकल पड़ी। ये जंगल बहुत खौफनाक है, इसलिए मुझे वापस जाने का रास्ता ना मिला। 3 दिन हो गए हैं मुझे यूं जंगल में भटकते हुए। न जाने मेरे घर वालों का क्या हाल होगा। अब वो मुझे कबूल करेंगे भी या नहीं। वो इस बात को सोचकर उदास थी। यूं ही बातें करते करते वो ट्रक में ही बेखबर होकर सो गई। मैं उसकी मासूमियत पर बेइख्तियार मुस्कुराने लगा। मेरी नज़रें सड़क पर थीं तो जहन माजी के दरीचों में झांक रहा था। मेरा नाम असलम है। मेरा ताल्लुक़ एक इंतहाई गरीब घराने से था। हम 5 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ा। अब्बू का इंतकाल हो गया तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई। मैं 17 बरस की उम्र में एक ड्राइवर बन चुका था, क्योंकि मैंने अपने शौक़ की वजह से ड्राइविंग सीखी थी, लेकिन नहीं जानता था कि यही मेरा पेशा बन जाएगा। फिर गुज़रते सालों में मैं एक माहिर ड्राइवर बन चुका था। हमारे शहर में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसके दर्जनों ट्रक माल लाने ले जाने का काम करते थे। मैंने भी वहाँ नौकरी हासिल की और तनख्वाह की बुनियाद पर ट्रक चलाने लगा। मैं अक्सर दूर दराज के इलाकों में जाता, वहाँ से माल उठाता और शहर की मंडियों में पहुँचाता था। मेरी उम्र अब 25 साल हो चुकी थी। मुझसे छोटी दोनों बहनें कब से जवान हो गई थीं। उनकी उम्र भी 20-21 साल के करीब थी। अम्मा को उनकी शादी की बहुत फिक्र थी। मैं जानता था कि वो दिन रात इस बात पर परेशान रहती हैं कि मेरी बहनों का जहेज़ कैसे बनेगा, उनकी शादियां कैसे होंगी, क्योंकि सिर्फ मेरी तनख्वाह की वजह से पूरे घर का गुजारा हो रहा था। इसलिए कुछ भी जमा पूंजी बाकी नहीं रही थी। बहनें भी घर में सिलाई कढ़ाई का काम करती और घर के अखराजात में मेरा हाथ बटाने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे उन्हें देखकर दुख होता। अब्बा के मरने के बाद आज तक उन्होंने कोई खुशी का लम्हा नहीं देखा था। हमारे घर में एक अजीब वीरानी और उदासी का डेरा था। शायद उसकी वजह हमारे घर की गुर्बत थी। घर की दरो दीवार से ही गुर्बत टपकती थी। आज तक रंगो रोगन भी नहीं करवाया था। घर की हालत इंतहाई बोसीदा हो गई थी। मैं अपने सफ़र का आगाज़ अक्सर रात के वक्त करता था, क्योंकि रात में सड़कें वीरान होती थी और ऐसे में ट्रक चलाना आसान।
मेरी खुशकिस्मती थी कि आज तक मेरे हाथ से कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैं बहुत एहतियात से गाड़ी चलाया करता था। अब भी कराची से खैबर पख्तूनख्वा जाकर मैंने अपना ट्रक का माल लोड करवाया और उसे वापस कराची की तरफ मोड़ लिया, लेकिन नहीं जानता था कि बीच रास्ते में मुझसे ये लड़की टकरा जाएगी जो अब बेखबर मेरे ट्रक की फ्रंट सीट पर सो रही थी। पूरे 24 घंटे की मुसाफत के बाद बिलाखिर मैं कराची पहुंच चुका था। सारा माल मैंने उतरवाया और उस लड़की को मैंने एक जगह पर छुपा दिया था। मैं नहीं चाहता था कि किसी की नज़र उस पर पड़े और वो मेरे बारे में कुछ गलत सोचे। फिर पैसे हाथ में लेकर मैं उस लड़की के पास आया जो एक दरख्त के नीचे छुपी बैठी थी। मैं उसे कहने लगा, तुम मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मेरी बात सुनकर वो घबरा गई और कहने लगी, हरगिज़ नहीं, मुझे घर से निकले हुए 4 दिन हो गए हैं। घर वाले मुझे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। मेरे अब्बू एक सख्त मिजाज आदमी है, वो मुझे घर से निकाल देंगे। वो बहुत बुरी तरह परेशान लग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, लेकिन अगर घर नहीं जाओगी तो यहाँ कैसे रहोगी? क्या तुम अपने घर वालों के पास नहीं जाना चाहती? उसने रुख मोड़ लिया और कहने लगी, जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि मेरे घर वाले उसूलों के कितने सख्त हैं। दरअसल मैं खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूँ। उसने हैरत अंगेज इंकशाफ किया था। मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया जो मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। वो सर झुकाकर कहने लगी, मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी एक नौजवान से कर रहे थे। वो मुझे सख्त नापसंद है, इसलिए मैं शादी वाले दिन घर से भाग आई। मैंने तुमसे सब झूठ कहा था। मुझे उस लड़की पर गुस्सा तो आया, लेकिन इस तरह से किसी जवान लड़की को मैं तन्हा सड़क पर भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए नाचार उसे अपने साथ घर ले गया। अम्मा और बहनें उसे देखकर हैरान थी। वो सर झुकाकर खड़ी थी। मैं इस बात पर परेशान था कि क्या ये सारी जिंदगी इसी घर में रहेगी? कभी ना कभी तो उसे वापस अपने घर जाना ही पड़ेगा। फिर मैंने अम्मा को सारी बात बताई तो वो कहने लगी, हो सकता है कि इसके घर वाले खुद ही उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाएं। देखो, लड़की ज़ात है, हम किसी की बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उस लड़की को देखकर मैं हैरान था, क्योंकि वो यहाँ आकर बहुत खुश लग रही थी। एक दिन मैं घर की तरफ आ रहा था जब रात को ऐसा महसूस हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं पलट कर देखता तो पीछे कोई भी ना होता, लेकिन अपने पीछे कदमों की चाप मैं मुसलसल सुन रहा था। मैं इस सुनसान और वीरान सी जगह से हर रोज़ ही गुजरता था, क्योंकि ये मेरा रोज़ का मामूल था, लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। फिर जैसे ही अपनी गली का मोड़ मुड़ने लगा, अचानक ही पुश्त पर मुझे छोटा सा पत्थर आकर लगा। मैंने हैरत से पलट कर देखा, मेरे पीछे कोई भी नहीं था। हाँ, लेकिन सड़क के किनारे लगे दरख्त की एक शाख इतने ज़ोरदार अंदाज में हिलने लगी जैसे कोई उसे ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो। मैं परेशान सा हो गया, आखिर वहाँ कौन था? मैं अपने घर लौट आया, किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। मैं अम्मा से उसी लड़की के बारे में पूछने लगा कि वो अपने घर वापस कब जाएगी। आपने उससे पूछा था? अम्मा कहने लगी, मैं तो कहती हूँ कि तुम किसी तरह उसके घर वालों का पता करो ताकि हम उसे उसके घर भेजें। ऐसे लगता है जैसे किसी बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। बेटा, ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। फिर दूसरे ही दिन मैंने अम्मा की बात पर अमल करते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, क्योंकि हम तुम्हारी वजह से किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। वो उदासी से मुझे देखकर कहने लगी, फ़िक्र मत करो, मैं 1-2 दिन में खुद ही हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। मैं तुम्हें किसी परेशानी में मुब्तला नहीं करूँगी। ये कहकर वो मेरे सामने से हट गई थी। अब मैं खामोश हो गया, क्या कहता। फिर इससे पहले कि वो खुद ही ये घर छोड़कर जाती, अचानक आधी रात को 4 नकाबपोश लोग इस घर में आए थे। कहाँ है वो? एक आदमी बड़े गज़बनाक लहजे में कहने लगा। तभी सामने वही लड़की आई थी। उसका पूरा वजूद खौफ से थर थर कांपने लगा। उन चारों ने उस लड़की को दबोचा और उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। वो पीछे से मुझे आवाज़ें देती रह गई, बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। बेबसी से खड़ा ये तमाशा देखता रहा।
वो चारों उसे अपने साथ लेकर चले गए थे, लेकिन अचानक उसने पलटकर आवाज़ लगाई और कहने लगी, मुझे बचाने ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी। अम्मा कहने लगी, कौन थे ये और क्यों ले गए उस लड़की को? फिर बहनें कहने लगी, शायद उस लड़की के रिश्तेदार होंगे, तभी तो वो उसे अपने साथ ले गए। आखिर कौन कब तक बर्दाश्त कर सकता है कि उनके ख़ानदान की लड़की घर से गायब रहे। अम्मा कहने लगी, शुक्र है उन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, मुझे तो बहुत जालिम लोग लग रहे थे। लेकिन मुझे बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा था। वो बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रही थी कि शायद मैं उसे उन लोगों से बचा लूँगा, लेकिन मैं कुछ भी ना कर सका। फ़कत बेबसी से उसे यूं ले जाते हुए देखता रहा। गो के उस लड़की को एक ना एक दिन जाना ही था, लेकिन मेरे दिल में उसकी बड़ी गहरी छाप थी। मैं उसे भूले से नहीं भूल पा रहा था। फिर एक दिन मैं अकेला घर की तरफ आ रहा था, जब आधे रास्ते में मुझे एक दरख्त के पास से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आई। मैं इस आवाज़ को सुनकर हैरान रह गया। भला अंधेरी रात में इस दरख्त पर कौन होगा? यही देखने के लिए जैसे ही मैं उस दरख्त के पास आया तो वहाँ पर लटकते हुए 2 सफ़ेद पाँव मुझे साफ दिखाई दिए थे। जैसे ही मैं झुककर देखने लगा तो अचानक पाँव गायब हो गए। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अम्मा अक्सर कहती थी कि रास्ते में आधी रात को आते जाते भूत परी तंग करते हैं, इसलिए ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर जल्दी से मैं वहाँ से भागा और तेज़ कदमों से चलते हुए घर की तरफ आने लगा। लेकिन जब भी सर झुकाकर चलने की कोशिश करता, पीछे से पायल की छन छन की आवाज़ मुझे सुनाई देती, जैसे कोई मुसलसल मेरा पीछा करता आ रहा हो। पलटकर देखता तो वहाँ कोई भी ना होता था। आज तो मेरा घर आना इंतहाई दुश्वार हो गया था। जैसे ही घर गया तो अम्मा ने मेरी उड़ी रंगत पहचान ली। परेशानी से कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। कैसे बताता कि इतना बड़ा आदमी होकर मैं ऐसी बातों से डर गया? इसलिए कहने लगा कि कुछ नहीं, बस सफ़र की थकन है। फिर 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। अक्सर लंबे सफ़र की वजह से मैं 2-2, 3-3 दिन तक घर नहीं आता था। आज भी पूरे 3 दिन बाद घर की तरफ जा रहा था, जब अचानक ही उसी दरख्त के करीब से मुझे रोने की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत तकलीफ़ में मुब्तला हो। उस दिन हंसने की आवाज़ आना और आज रोने की इस आवाज़ पर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। शायद किसी को मेरी ज़रूरत है, कोई तो है जो मेरी मदद हासिल करना चाहता है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन किसी का कोई वजूद मुझे दिखाई ना दिया था। वैसे भी इस वीराने में भला कौन इंसान रहता होगा। अब मैं परेशान सा खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक ही दीवार के पीछे से 2 झांकती हुई काली आंखें मुझे दिखाई दी, जैसे किसी ने अपना चेहरा चादर से छुपा रखा हो। मैं फौरन ही उस तरफ बढ़ा था। जैसे ही दरख्त के पीछे जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक बार फिर से मुझे अम्मा की बात याद आई थी कि ज़रूर आधी रात को ऐसी ही मखलूक तंग करती है, जो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात होते हैं। तो क्या कोई ऐसी ही मखलूक मुझे यहाँ से आते जाते परेशान कर रही थी? अभी मैं उस रोने की आवाज़ को नज़रअंदाज करके घर की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक मेरे कानों में किसी की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, बचाओ, मुझे बचाओ। इस आवाज़ को तो मैं अच्छी तरह पहचान सकता था। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी। क्या वो मुझसे एक बार फिर से मदद की ख्वाह है? मैं पागलों की तरह उसे इधर उधर ढूंढने लगा। उसे ढूंढता ढूंढता मैं उस जंगल के आखिरी कोने में पहुंच गया था। तभी मुझे सामने एक टूटा फूटा खंडरनुमा घर नजर आया। लड़की के मुसलसल चीखने की आवाज़ें उसी घर से आ रही थी। मैं डरता डरता यहाँ दाखिल हुआ था। तो क्या वो लोग इसके घर वाले नहीं थे? इसी सोच ने मुझ पर हमला किया। मैं तो यही सोच रहा था कि वो लोग ज़रूर लड़की के घर वाले होंगे जो उसे मेरे घर से उठाकर अपने साथ ले गए, लेकिन उसकी यहाँ कहीं मौजूदगी हैरान कुन थी। अब जैसे ही मैं इस वीरान टूटे फूटे घर में दाखिल हुआ तो चीखों की आवाज़ें आना बंद हो गई। ये बहुत बड़ा घर था, लेकिन जगह जगह से टूट फूट का शिकार। 1-2 कमरे भी सही सलामत थे, लेकिन उनके भी दरवाजे नहीं थे।
तभी एक कमरे से मुझे किसी के सिसकने की आवाज़ आई थी, जैसे कोई हिचकियों से रो रहा हो। मैं जैसे ही उस कमरे में आया तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन मुसलसल रोने की आवाज़ मुझे यहीं कहीं से सुनाई दे रही थी। अब मुझे बड़ी हैरत के साथ साथ खौफ भी महसूस हो रहा था। इससे पहले कि मैं वापस जाने का सोचता, अचानक ही दूसरे कमरे से तेज रोने की आवाज़ आई। जैसे ही मैं उस कमरे में गया तो वहाँ एक लड़की को देखा जो बाएं बखेरे घुटनों में मुंह छुपाकर बैठी थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी। तुम इतनी देर से आए, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं हैरत से उससे पूछने लगा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? क्या वो लोग तुम्हें यहाँ फेंक कर चले गए थे? वो उदासी से कहने लगी, मैं उनसे छुपने के लिए ही तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गई थी, लेकिन देखो वो वहाँ तक भी पहुँच गए। अब मैं कभी भी यहाँ से नहीं जा सकती। इन्होंने मुझे हमेशा के लिए इस जंगल में कैद कर दिया है। मैं हैरान था कि भला कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। जब ये बात मैंने उससे पूछी तो वो कहने लगी, जो मेरे अपने थे अब वो मेरे दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए मैं उस दिन से तन्हा यहाँ पर रह रही हूँ। चांद की रोशनी में उसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। ऐसे लगता था जैसे वो कोई बात मुझसे छुपा रही है। बार बार इधर उधर देखती, उसकी आंखें बहुत खौफजदा लग रही थी। फिर वो कहने लगी, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? दरअसल मैं बिल्कुल बेबस हो चुकी हूँ। जो काम मैं करना चाहती हूँ अब वो मेरे पास में नहीं। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम एक काम करो, इस जंगल के दूसरी तरफ पहाड़ियों के पास एक बहुत बड़ा आमिल रहता है। उसके पास जाना और उससे एक जड़ी बूटियों वाली दवाई लाकर दे दो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। वो अजीबोगरीब बातें कर रही थी। मुझे उससे अब डर लग रहा था। ऐसे लगता जैसे मैं उसे जो समझ रहा हूँ वो नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। मैं डरते डरते कहने लगा, ये जंगल तो बहुत खौफनाक है। इसमें जंगली जानवर है जो पल भर में इंसान को चीर फाड़ कर रखते। मुझे नहीं मालूम कि वो पहाड़ियाँ कहाँ हैं। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर नाराज़गी के तासुरात उभरे थे। फिर वो कहने लगी, देखो तुम मेरी खातिर इतना सा काम नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरी मदद की तो समझ लेना कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। बस उस दवाई को खाने से मेरी सारी ताकतें वापस आ जाएंगी, क्योंकि मैं अब बिल्कुल बेबस हो चुकी हूँ। ना मैं यहाँ से बाहर जा सकती हूँ और ना ही कोई मेरी मदद करने आ सकता है सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम उन सबसे अलग हो। मैं उसकी कुछ कुछ बात समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ मेरा वहम था। हकीकत न जाने क्या थी, लेकिन मैं उसके मुंह से हकीकत सुनना चाहता था। साथ ही ये बात कि इस पुरस्कार से जंगल में कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है, वो भी इतने दिन तक। ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। फिर मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। लेकिन आज रात बहुत गहरी हो गई है। मेरी माँ घर पर इंतज़ार कर रही होंगी, लेकिन कल आते ही मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगा। मैं उससे वादा करके अब अपने घर चला गया था। घर जाते ही मुझे ख्याल आया कि वो ना जाने कितने दिनों से भूखी प्यासी उस जंगल में पड़ी है। मैं उसके लिए खाने को ही कुछ ले जाता। तभी मुझे याद आया कि जिस दिन मैं फलों का ट्रक लेकर आ रहा था और जब ये लड़की मुझसे टकराई थी तो किस कदर बेताबी से सारे फल मेरे सामने खा गई थी। यकीनन फल उसका पसंदीदा खाना है। फिर दूसरे दिन मैं अपना काम करता रहा। शुक्र था कि मेरा किसी दूसरे शहर में जाना ना हुआ था। मैं उसी शहर में मंडियों में माल लेकर जा रहा था। फिर मंडी में जाकर मुझे ताज़ा ताज़ा फल नज़र आए तो मैंने कुछ फल शॉपर में छुपा कर रख लिए। मैं आज के सारे फल फ्रूट उसी लड़की के लिए लेकर जाना चाहता था। मैं अपने अंदर अजीब सी खुशी भी महसूस कर रहा था कि मैं किसी की मदद करने वाला हूँ। हो सकता है कि उसकी मदद करने से खुदा मुझसे खुश हो जाए। यही सोचकर मैं आज फिर उसी तरफ जाने का इरादा रखता था और शाम भी गहरी हो गई थी। मैंने मालिक से घर जाने की इजाज़त चाही और फलों की थैली उठाकर उसी जंगल का रुख कर लिया, जहाँ पर यकीनन वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी।
यही सोचकर मैं एक सुरूर के आलम में वहीं चलता जा रहा था। अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था जब मुझे किसी के पुकारने की आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा, वो एक दरख्त के पीछे खड़ी थी। उसकी रोशन आंखें मुझे ही देखे जा रही थी। तभी मैंने वो सारे फल उसके हाथ में थमा दिए, जिन्हें देखकर उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। वो बेकरारी से वो सारे फल खा गई। फिर मुझे देखते हुए कहने लगी, मुझे यकीन था कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। बस एक बार मैं वो दवाई खा लूँ, इसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, और फिर देखना मैं अपने इन दुश्मनों से कैसे मुकाबला करती हूँ। अब मैं उसकी खातिर जंगल के उस आखिरी कोने में मौजूद पहाड़ों की तरफ जा रहा था। रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। उसका कहना था कि वो जंगल से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि किसी मजबूरी के तहत वो यहाँ पर कैद होकर रह गई है। अब मैं ही उस आमिर का पता लगाने उन पहाड़ियों की तरफ आ गया था। मैंने देखा, सामने ही एक लालटेन जल रही थी। उस अंधेरे जंगल में उसकी रोशनी बड़ी भली मालूम हो रही थी। फिर जैसे ही मैं आमिर की झोंपड़ी में गया, वो आंखें बंद करके कोई अमल कर रहा था। मैं उसके सामने बैठा, तभी वो कहने लगा, तुम्हें उसी जिनजादी ने मेरे पास भेजा है। मैं हैरान रह गया। कहने लगा, कौन सी जिनजादी? तो वो कहने लगा, वही जिनजादी जो इस वक्त जंगल के एक टूटे फूटे घर में कैद है। वो जिनजादी है जो इंसान के रूप में तुम्हारे सामने आई थी। मैं हैरान रह गया कि वो किसके बारे में ये बात कर रहा है। मुझे हैरान परेशान देखकर वो कहने लगा, अगर तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो मुझे खुशी है, इसलिए मैं तुम्हें वो दवा देने के लिए तैयार हूँ जिसके पीने से उसकी ताकतें वापस लौट आएंगी। लेकिन याद रखना, वो कोई इंसानी लड़की नहीं बल्कि एक जिनजादी है। उसके धोखे में ना आना। ये कहते ही आमिर ने मेरे हाथ में एक शीशे की बोतल थमाई थी। अब जाओ और उसके मुंह से सच्चाई सुनना। ये कहते ही वो रुख फेर कर लेट गया था, जबकि मैं हैरान परेशान सा वो दवाई लेकर उसी मकाम पर आ गया जहाँ पर वो लड़की मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर उसने जैसे ही मेरे हाथ में दवा देखी तो खुशी का इजहार किया। जल्दी से वो दवा लेकर पूरी की पूरी बोतल एक साथ पी ली। उसकी आंखें अचानक ही तब्दील हो गई थीं, सुर्खी सी दौड़ने लगी। मैंने देखा उसका पूरा वजूद धीरे धीरे दूसरी हालत तब्दील कर रहा था। मैं उसे देखकर बुरी तरह डर गया। मुझे यूं घबराते हुए देखकर वो कहने लगी, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे मैं पहले से ताकतवर हो गई हूँ। अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। मैं खौफ से थर थर कांपने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे अभी वो मुझे ये सब बताने वाली है जो मुझे आमिर ने कहा है। तभी वो मुझे डरते देखकर कहने लगी, हाँ, उस आमिर ने तुम्हें ठीक कहा था। मैं वाकई एक जिनजादी हूँ, भटकती हुई जिनजादी जिसे मेरे अपनों ने ही मेरे कबीले से बाहर निकाल दिया। उसकी आंखों में उदासी थी। मैं हैरान रह गया कि इतने दिनों से मैं जिसे लड़की समझ रहा था, जो हमारे घर तक आकर रही थी, वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक जिनजादी थी। मुझे घबराते हुए देखकर कहने लगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि तुम एक मेहरबान नौजवान हो। जिस तरह तुमने मेरी मदद की है, इसी तरह मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। बस तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। पहले मैं अपने दुश्मनों से मुकाबला कर लूँ, जिनकी वजह से मैं अपनी सारी ताकतें खो बैठी थी। मैं डरते डरते उसे कहने लगा, क्या तुम वाकई एक जिनजादी हो? तो उसने हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, हाँ, मेरा ताल्लुक एक जिन्नात के कबीले से है। मैं एक जिनजादी हूँ, लेकिन नेक हूँ। मैं दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी, और यही मेरा सबसे बड़ा जुर्म बन गया। काफ़ी सालों पहले जब मैं अपने कबीले के साथ रह रही थी, तो मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। इसलिए मैंने अपना मिशन बना लिया था कि जो भी मुझे मदद का तालिब नज़र आएगा, मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी। हमारे कबीले में एक जिनजादी आकर रहने लगी। वो जादू की माहिर एक जिनजादी थी। मैं उसकी असल हकीकत नहीं जानती थी। मैं अकेली रहती थी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रख लिया। अब वो मेरे साथ मेरे ही घर में रहने लगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो कबीले की मलिका बनना चाहती है। उसने एक ख़तरनाक अमल करके
मलिका को एक बीमारी में मुब्तला कर दिया, ऐसी बीमारी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। अब सारे जिन्नात हैरान परेशान थे। सरदार भी बहुत परेशान था कि आखिर मलिका की अचानक ऐसी हालत क्यों हो गई। तभी कुछ जिनजादियों ने उसे अमल करते हुए देख लिया। वो जिनजादी मेरे साथ थी, एक खैमे में रहती थी। उन्होंने जाकर सरदार को बताया कि मैं उस जिनजादी के साथ मिली हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मलिका हमेशा बीमार रहे, और दरअसल मैं सरदार से शादी करना चाहती हूँ। ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई, जबकि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। मैं सरदार से माफ़ी मांगती रह गई, लेकिन उन्हें मुझ पर तरस न आया और मुझे कैद खाने में फिकवा दिया। मैं नहीं जानती कि उन्होंने उस जिनजादी के साथ क्या सलूक किया होगा, लेकिन मैं कैद खाने में हर चीज़ के लिए तरस गई। खाना क्या होता है, फल क्या होते हैं, और अपनी ताकतें तो मैं कब की खो बैठी थी। वरस के मेरा जिस्म इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं अब एक जिनजादी नहीं बल्कि मुर्दा वजूद बन चुकी थी। फिर किसी तरह मैं कैद खाने से भागने में कामयाब हो गई, क्योंकि मेरी एक जिनजात ने मदद की थी। फिर उसने मुझे ताकीद की कि मैं उस कबीले में नहीं बल्कि कहीं इंसानों की दुनिया में चली जाऊं, ताकि किसी को इस बात की खबर ना हो कि मैं कबीले से फरार हो गई हूँ। उसकी बात मानकर मैं उस कबीले से बहुत दूर चली गई, इतनी दूर कि कोई मेरी परछाई भी तलाश ना कर सके। जब मेरा सामना तुमसे हुआ, मैं उस वक्त भूखी प्यासी जंगल में भटक रही थी, लेकिन तुमने जिस तरह से मेरा ख्याल रखा, मैंने सोच लिया था कि मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहूंगी। लेकिन तुम्हारा पूरा एक खानदान था, यूं मेरा वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। अक्सर लोग बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखते थे, तो मुझे ऐसा लगता जैसे वो मेरी असलियत जान जाएंगे। यूं मैं इसी परेशानी में मुब्तला रहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि लोगों से पहले ही सरदार को ये मालूम हो जाएगा कि मैं कबीले से फरार हो गई हूँ। तभी तो उसने अपने जिनजादों को भेजकर मुझे उस घर से उठवा लिया जहाँ पर मैं बड़े आराम से तुम्हारे साथ रह रही थी। फिर सरदार ने मुझे सज़ा दी और मेरी सारी ताकतें ज़ायल कर दी। अब मैं ना तो इंसानी रूप इख्तियार कर सकती थी और ना ही कबीले में रहने के काबिल रही थी। यूं उसने मुझे इस जंगल में फेंकवा दिया। अब तो मैं किसी की मदद भी नहीं ले सकती थी। तभी मैं किसी न किसी तरह करके इस जंगल तक पहुंची, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम रोज़ाना इस रास्ते से गुजरते हो। और फिर जब तुम मेरी आवाज़ सुनकर मेरे सामने आए तो मुझे यकीन ना आया। वो आमिल जो इस जंगल में रहता है, वो भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजाद है। वो अक्सर यहाँ पर भटकते हुए जिन्नात की मदद करता है। मैं उससे मदद लेने के लिए उसके पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी। जभी तो मैंने तुम्हारी मदद हासिल की। अब मैं अपनी सारी ताकतें दोबारा हासिल करूँगी, एक अमल के ज़रिए। जैसे ही मैं ताकतवर जिनजाती बन जाऊँगी, मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि जिस तरह तुमने मेरी हालत देखकर मेरी मदद की है, इसी तरह मैं जानती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हो। तुम्हारी बहनें जो बहुत अच्छे दिल की मालिक हैं, उन्हें तुम किसी शहजादियों की तरह रुखसत करना, और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। वो पुरउम्मीद नज़रों से मुझे देख रही थी। अचानक ही एक भारी आवाज़ मेरे कानों में आई थी, तुम अब अकेली नहीं बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों ने फ़ौरन ही पलट कर देखा था। ये वही आमिल जिनजाद था जिससे मैं दवाई लेकर आया था। उसने जिनजादी के सर पर हाथ रखा और कहने लगा, मैं भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता था, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास आता तो मेरी खुद की ताकतें ज़ायल हो जाती। इसीलिए अब तुम्हारी मदद करने वाला ये इंसान अकेला नहीं बल्कि हम दोनों उसके साथ हैं। हम ज़रूर इसके हालात बदलेंगे, लेकिन इससे पहले तुम मेरे साथ मेरी झोंपड़ी में रहोगी, ताकि मैं तुम्हें वो अमलियात करवाऊं जिससे तुम्हारी सारी ताकतें वापस आ जाएं। ये कहते हुए उसने जिनजादी को अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। मुझे खुशी हुई कि अब वो अकेली नहीं थी, बल्कि वो जिनजाद आमी भी उसके साथ था। अब मैं घर लौट आया, लेकिन मैं अपने दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। ऐसे लगता था जैसे मैंने उसकी मदद करके कोई बहुत बड़ा काम किया है। यूं दिन यूं ही गुजरते रहे। एक तरफ घर की परेशानियां थी तो दूसरी तरफ उस जिनजादी की याद। दिल चाहता था कि मैं बार बार उससे मिलने उसके पास जाऊं,
क्योंकि मैं जानता था कि वो पहाड़ियों के पास बनी हुई उसी झोंपड़ी में आबाद है, वो भी जिनजात आमिर के साथ। लेकिन जब तक वो मुझे खुद अपने पास नहीं बुलाएगी, मैं हरगिज़ उसके पास नहीं जाऊंगा, वरना वो समझेगी कि मैं शायद उससे मदद मांगने आया हूँ। यही सोचकर मैं उसके पास ना गया। दूसरी तरफ अम्मा बार बार मुझे मजबूर करती कि मैं मालिक से कुछ रकम मांग लूं ताकि बहनों को तो रुख्सत कर दूं। उनके अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, क्योंकि मेरी बहनें खूबसूरत थीं। उन्हें कोई भी पसंद करके रिश्ता डाल देता था। लेकिन हमारे घर की मजबूरियां थी। हाथ में पैसे होते तो मैं उन्हें धूमधाम से शहजादियों की तरह रुख्सत कर देता। लेकिन फिर मुझे जिनजादी की बात याद आई, जिसने कहा था कि तुम्हारी बहनों की शादियां करवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर उस दिन मैंने अम्मा के इसरार पर मालिक से कर्जा मांगना चाहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मेरे घर के हालात भी ठीक नहीं हैं, ऐसे में मैं तुम्हें कर्जा दूंगा तो खुद खाली हाथ रह जाऊंगा, इसलिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं पिछले 7-8 सालों से उसके पास काम कर रहा था, आज तक एक भी पैसा उधार नहीं लिया था। लेकिन उसके मुंह से ये साफ जवाब सुनकर मेरा दिल गम से चूर हो गया। मैं लटका हुआ मुंह लेकर घर आया था तो अम्मा तसल्ली देते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, खुदा ही अब कोई वसीला बनाएगा। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन उसी घर की परेशानी में मुब्तला मैं ट्रक चला रहा था, जब एक रात मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। ट्रक तो उल्टा हो ही गया था। मैं खुद जख्मों से चूर होकर जंगल में बेबसी की हालत में पड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं यहीं पर पड़े पड़े मर जाऊंगा। मुझे बार बार अम्मा का चेहरा याद आ रहा था और अपने छोटे बहन भाइयों का, जो सिर्फ मेरे आसरे पर तो जिंदगी गुजार रहे थे। अगर मैं यूं ही मर गया तो उनके सर पर हाथ रखने वाला कौन होगा? लेकिन इससे पहले कि मैं दर्द की शिद्दत से चूर होकर बेहोश हो जाता, मैंने किसी का मेहरबान चेहरा अपनी आंखों के सामने देखा। वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनजादी थी जो आज मेरी मदद करने मेरे पास पहुंच गई थी। फिर जब मैंने आंखें खोली तो खुद को उसी झोंपड़ी में पाया जहां पर जिनजाद आमिर रहता था। क्या वो दोनों मुझे उठाकर यहाँ ले आए हैं? मैं ये सोचकर हैरान था। फिर जिनजादी बड़ी मोहब्बत से मुझे देखते हुए कहने लगी, फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। वो तो शुक्र है कि हम बिल्कुल ठीक वक्त पर तुम्हारे पास पहुंच गए, वरना तुम्हारी जान बचानी बहुत मुश्किल हो जाती। कहते हैं ना कि जब कोई बचने का आसरा ना हो तो खुदा खुद ही वसीला बना देता है, और जिनजादी मेरे पास वक्त पर पहुंच गई थी। मैं हैरान था कि उसे कैसे पता चला कि मैं जख्मी हालत में इस जंगल में पड़ा हूँ। फिर जिनजादी मुझे कहने लगी, जिन्हें हम दिल में बसा लेते हैं उनकी हर पल खबर रखते हैं, इसीलिए फ़ौरन ही मुझे मालूम हो गया कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। पूरे 3 दिन तक मैं उसी झोंपड़ी में पड़ा रहा। फिर थोड़ा थोड़ा चलने के काबिल हुआ तो जिनजादी मुझे घर तक छोड़कर चली गई। जैसे ही मैं घर गया तो बहनें मुझे देखकर रोने लगी। अम्मा भी परेशानी में मुब्तला आंसू बहा रही थी। फिर मुझे जख्मी हालत में देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि मेरा बेटा किसी बुरे हाल से गुजर रहा है, तभी तो मेरा दिल उदास था, और आज मेरे दिल का धड़का भी सही साबित हो गया। फिर मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐन वक्त पर बस मुझे बचाने के लिए कोई पहुँच गया था, वरना आज मैं आपके सामने ना खड़ा होता। अम्मा मेरी नज़र उतार रही थी, सदका भी उतारा। बहनें भी खूब खिदमत कर रही थी। मैं जानता था कि अपने ख़ानदान के लिए मेरा वजूद किस कदर ज़रूरी है। पूरे 15 दिन तक मैं घर पर पड़ा रहा। ऐसे में शदीद परेशान भी था कि घर का गुजारा कैसे होगा। ऐसी हालत में तो मैं काम पर भी नहीं जा सकता था। फिर जैसे ही थोड़ा ठीक होकर काम पर पहुंचा तो ये जानकर मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा कि मालिक ने मेरी जगह किसी दूसरे ड्राइवर को रख लिया था। फिर वो कहने लगा कि अभी तुम्हारी जगह नहीं है, लेकिन जैसे ही जगह होगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। मैं उसे आज़ुर्दा लहजे में कहने लगा, मालिक आप जानते हैं कि मेरे घर के हालात कैसे हैं, फिर भी आपने दूसरे ड्राइवर को रख लिया। तो वो भड़कते हुए कहने लगा, तो 15 दिन तक मैं अपना काम कैसे रोक सकता था? आखिर को मुझे दूसरे ड्राइवर की ज़रूरत थी। उसने मुझसे रुख फेर लिया।
मैं नहीं जानता था कि वो इस कदर खुदगर्ज और मक्कार इंसान होगा। उदास चेहरा लिए घर वापस आया। अम्मा मुझे देखकर तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र मत करो, बस रब की ज़ात बहुत बड़ी है, वही कोई रिस्क का वसीला बनाएगा। अब मैं नौकरी के लिए मारा मारा फिरने लगा। अच्छा भला रोज़गार इस एक्सीडेंट की वजह से चला गया था। एक दिन उदास चेहरा लिए सड़क किनारे बैठा था जब एक फ़कीर दूर से आता हुआ दिखाई दिया। मैं हैरान रह गया जब वो मेरे बराबर में आकर बैठ गया। वो बहुत बूढ़ा नजर आ रहा था। अब वो थैले में से कुछ निकाल कर खा रहा था। फिर मेरी तरफ थैला बढ़ाते हुए कहने लगा, खाओ नौजवान, तुम भी भूखे नजर आते हो। उसकी आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी सी मालूम हो रही थी। फिर वो मुझसे सरगोशी में कहने लगा, परेशान मत हो, आज रात उसी जंगल में पहुंच जाना, जिनजादी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये कहते ही वो मेरे बराबर से उठा और बूढ़ी चाल चलता हुआ दूर चला गया। मैं हैरत से उसकी पुष्ट को देखता रह गया था। तो क्या ये वही आमिल जिनजाद है? क्योंकि उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी। इतने दिन से वो मेरे सामने नहीं आई थी। मेरे दिल में भी उससे मुलाकात की ख्वाहिश जागी, तो आज रात मैंने उससे मिलने का फ़ैसला किया। फिर घर जाकर अम्मा को बताया कि मुझे नौकरी नहीं मिली, आज फिर नाकाम हो गया हूँ। ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर भी परेशानी आ गई थी। फिर जैसे ही रात के 10-11 का टाइम हुआ, मैं उसी जंगल की तरफ पहुँच गया जहाँ पर वो जिनजादी आज मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे देखना चाहता था, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र न आई। फिर अचानक मुझे उसकी खुशबू महसूस होने लगी। पायल की छन छन की आवाज़ मैं अपने करीब महसूस कर रहा था। जैसे ही पलट कर देखा तो खूबसूरत लिबास में मलबूस वो जिनजादी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन आज वो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैं हैरत से उससे पूछने लगा कि इतनी तैयारी किसके लिए? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे, इसीलिए आज मैंने सारी तैयारी तुम्हारे लिए की है। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैंने अपनी सारी ताकतें हासिल कर ली हैं। अब मैं एक ताकतवर जिनजादी हूँ। अब वो सरदार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि मैं तो बेकसूर थी, लेकिन उसने मुझ पर तरस ना खाया और एक ऐसे जुर्म की सज़ा दी जो मैंने किया ही नहीं था। लेकिन आज उस जिनजाद आमिल की मदद से मैं अपनी सारी ताकतें दोबारा हासिल कर चुकी हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये कहते ही उसने एक पोटली मेरे हाथ में थमाई। मैं हैरान रह गया तो वो कहने लगी, इसमें सारे वो कीमती जेवरात हैं जो मैंने कबीले से हासिल किए हैं, जो मेरा हिस्सा था। ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से मैं अपने पास जमा कर रही थी, लेकिन अब ये मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें चंद मिनटों में हासिल कर सकती हूँ। पहले मैं इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन अब उस आमिल की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ, इसलिए ये सब तुम्हारे हवाले करना चाहती थी। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। मैंने जैसे ही पोटली खोलकर देखी तो हैरत से दंग रह गया। वो कीमती जेवरात से भरी हुई थी। फिर मैं गड़बड़ाते हुए कहने लगा, क्या ये सब असली हैं? उसने हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ये सब असली हैं। इन्हें तुम बेचकर अच्छे खासे पैसे हासिल कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हालात कैसे हैं। मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी देखना चाहती हूँ। मेरी दुआ है कि तुम अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहो। तभी दूर से आता हुआ मुझे वही आमिल नज़र आया जो इसी तरफ आ रहा था। मैं उसे देखकर घबराया तो वो जिनजादी कहने लगी, डरो मत, ये भी मेरी तरह एक जिनसाद है, लेकिन मैंने और इसने फैसला किया था कि हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। फिर वो जिनजाद आमिल कहने लगा, जिनजादी ने मुझे अपनी सारी पिछली कहानी सुना दी है कि किस तरह भूख प्यास की हालत में तुमने इतने दिनों तक उसे अपने घर में रखा, उसकी मदद की, इसलिए तुम्हारा ये एहसान ये कभी नहीं भूलेगी। अब जाओ और जाकर अपनी किस्मत बदल लो। जब तुम दोबारा हमसे मिलने आओ तो तुम्हारे हालात ऐसे नहीं होने चाहिए। ये कहते ही वो दोनों मेरे सामने से गायब हो गए। अब मैं हैरान परेशान था। वो सारे जेवरात लेकर घर आ गया। जैसे ही माँ के हाथ पर रखे तो वो कहने लगी, ये कहाँ से आए? कहीं से चोरी तो नहीं किए? वो शक भरी नज़रों से मुझे देख रही थी।
फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें सारी कहानी सुना दी कि किस तरह जो लड़की इस घर में हमारे साथ रह रही थी वो एक जिनज़ादी थी और मैंने उसकी मदद की तो उसने खुश होकर ये सारे जेवरात मेरे हवाले कर दिए। गो कि अम्मा को फिर भी इस बात पर यकीन नहीं आया था जब तक वो जिनज़ादी को अपनी आंखों से ना देख लेती, लेकिन फिर भी उनकी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। अब हालात इतनी तेज़ी से बदले कि मुझे खुद भी पता ना चला कि मैं क्या से क्या हो गया। मैंने शहर में एक खूबसूरत घर खरीदा और धूमधाम से अपनी दोनों बहनों को रुखसत कर दिया। छोटी बहन अभी बहुत छोटी थी और भाई तो था ही सबसे छोटा। मैं अभी उन सब का सहारा बनना चाहता था। तभी मैंने अम्मा की ख्वाहिश पर अपनी कई गाड़ियाँ खरीद ली और फिर लोगों को अपने पास ड्राइवर के तौर पर रख लिया। अब मेरा भी अपना कारोबार चल निकला था। एक दिन मेरी उसी मालिक से मुलाकात हुई जिसने मुझे नौकरी से निकाला था। वो मेरे ठाट बाट देखकर हैरान रह गया। अब मेरी एक दो नहीं बल्कि कई ट्रक और कई गाड़ियां शहरों में चल रही थी। लोग अपने बड़े बड़े माल लाने ले जाने के लिए मुझसे राब्ता करते। फिर वो दिन भी आया जब मैंने इस शहर में सबसे बड़ी कंपनी जो कारों की थी उसका मुआहिदा कर लिया और उनकी कारें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली थी, जो वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र करते थे। यूं देखते ही देखते मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया था। मेरी बहनें भी बहुत अच्छे घरानों में रुखसत होकर गई थी। यूं कई साल गुजर गए। अब अम्मा मुझसे शादी पर इसरार कर रही थी, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार उसी जिनज़ादी से दोबारा मुलाकात करना चाहता था। न जाने वो मुझे कभी मिलेगी या नहीं। ये हकीकत थी कि मैं उस जगह से बहुत दूर आकर रहने लगा था। अब वो जंगल मुझसे कोसों दूर के फासले पर था, लेकिन फिर भी एक दिन मैंने अपनी कार ली और उससे मिलने उसी जंगल की तरफ चला आया। मैं आधी रात तक वहाँ खड़ा रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी के कोई आसार नज़र नहीं आए थे। फिर मैं मायूस होकर लौटने ही वाला था जब अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई थी। जो ही पलट कर देखा तो हैरान रह गया। वो एक बूढ़ा सा आदमी था जो मुझे अपनी अजीबोगरीब आंखों से देखे जा रहा था। फिर मेरे पास आकर कहने लगा, पहचाना मुझे? मैं वही आमिल जिनज़ाद हूँ जो कभी तुम्हारे सामने आया था, उस जिनज़ादी की वजह से। मैं ये बात सुनकर उछल पड़ा। फिर कहने लगा, बाबा जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो उसी जिनज़ादी से मिलने आया था। क्या उसने ये ठिकाना छोड़ दिया है? तभी आमिर मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं, अब वो बहुत ठाट बाट से ज़िंदगी गुजार रही है। दरअसल उसी कबीले के सरदार ने उससे शादी कर ली है जिसने कभी उसे कबीले से धक्के देकर निकलवाया था। अब वो वहाँ की मलिका बन चुकी है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। यकीन नहीं आया था कि उसके हालात इतने बदल गए हैं। फिर मैं उस आमिल से कहने लगा, एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? उसने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। अगर तुम्हारी किस्मत में मिलना हुआ तो तुम ज़रूर उस जिनज़ादी से मुलाकात कर सकोगे। ये कहकर वो मुझे उसी कबीले की तरफ ले आया। यहाँ आकर मैं बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि मेरे आसपास कई जिनज़ादे और जिनज़ादियाँ घूम रही थीं जो मुझे सर से लेकर पाँव तक देख रहे थे। वो जिन्नात आमिल उनसे कहने लगा, ये मलिका से मुलाकात करने आया है क्योंकि मलिका उसे जानती है। थोड़ी देर बाद मलिका ने मुझे अंदर बुलाया था। वो मुझे इतना बदला हुआ देखकर बहुत खुश हुई। ये वही जिनज़ादी थी जो आज मलिका के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। फिर वो कहने लगी, जिस तरह तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गए, इसी तरह मेरे भी हालात बदल चुके हैं। मुझ पर जो झूठा इल्ज़ाम लगा था, आज वो मेरी ज़ात से हट चुका है। और देखो, सरदार ने मुझे अपनी बीवी बना लिया है क्योंकि उसकी पहली बीवी जिनज़ादी भाग गई थी। मैं उसे मलिका के रूप में देखकर बहुत खुश हुआ था। फिर मलिका ने मेरी खूब आवभगत की और मैं एक अच्छी रात गुजारकर वापस अपने घर लौट आया था। फिर कुछ दिनों बाद मैंने भी एक हसीन लड़की से शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारने लगा। आज भी कभी रात को अकेला बैठता हूँ तो मुझे वही रात याद आती है जब फलों से भरा ट्रक लेकर मैं उस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और मेरे सामने वो जिनज़ादी एक लड़की के रूप में आई थी। शायद वहीं से मेरी किस्मत बदलने का आगाज़ हुआ था।
ना ही मैं उसकी मदद करता और ना ही मेरे हालात बदलते। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरी बहनें भी अपने घरों में ऐश कर रही हैं और अम्मा तो मेरी तरक्की देखकर खुशी से फूले नहीं समाती। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।